हेलो दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में आपको मिलेगा एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रेड एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ। तो बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो टॉपिक पूरा कवर कराने वाला हूँ और ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये हमने सल्वाटोर सर की बुक से लिया है। चैप्टर नंबर 11 है इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये समझाने की कोशिश की गई है कि क्या वास्तव में इंटरनेशनल ट्रेड करने से जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनको कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो इस बात को फोकस करके बनाया गया है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर में हम 4 वीडियो बनाने वाले हैं और इस वाली वीडियो से आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाएगा जिसका नाम है ट्रेड एज इंजन ऑफ ग्रोथ। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी हुई है जो एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है, जिसमें बताया गया है कि अगर एक देश टेक्निकली अगर कम एफिशिएंट है भी तभी भी अगर वो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होता है तो जो लेस एफिशिएंट कंट्री है उसको भी फ़ायदा होगा। तो यही चैप्टर की शुरुआत इसी जगह से होती है जिसमें ये बताया गया है कि मोस्ट इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इंटरनल ट्रेड कैन बी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बी डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी कि जब एक देश ट्रेड में होता है, यहाँ पे ट्रेड का मतलब बच्चों इंटरनेशनल ट्रेड से है, तो डेफिनेटली उस देश को फ़ायदा होगा, उस देश को उसके देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल ट्रेड करने का जो फ़ायदा है वो डेवलप्ड कंट्री को हुआ है, जबकि डेवलपिंग कंट्री को इसका बहुत फ़ायदा नहीं मिला है। तो इसी बात को इस पूरे के पूरे चैप्टर में समझाने की कोशिश की गई है कि क्या वास्तव में डेवलपिंग कंट्री को ही फ़ायदा हुआ, डेवलप कंट्री को ही फ़ायदा हुआ है या डेवलपिंग कंट्री को भी कोई एडवांटेज इस पूरे के पूरे ट्रेड से हुआ है। ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी जैसा कि मैंने आपको बताया है वो कहती है कि भाई जो डेवलपिंग कंट्री हैं, मान लीजिए हम ये मान के चल रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री दो कंट्रीज़ हैं। डेवलप कंट्री नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग गुड्स प्रोडक्शन करती हैं और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो है वो बनाने के बाद डेवलपिंग कंट्री को एक्सपोर्ट कर देती है। और डेवलपिंग कंट्री जो है वो नॉर्मली प्राइमरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है जिसमें रॉ मटेरियल, फूड ग्रेन ये सब शामिल है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो फूड ग्रेन, रॉ मटेरियल इन सब की सप्लाई करती है डेवलप्ड कंट्री को। डेवलपिंग कंट्री जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर रही है और एफिशिएंट है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री प्राइमरी प्रोडक्ट बनाने में एफिशिएंट है। तो ये ट्रेड थ्योरी कहती है कि यही सबसे बढ़िया तरीका है कि जो डेवलपिंग कंट्री है वो प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करे और उसमें एफिशिएंसी अचीव कर ले, जबकि जो डेवलप्ड कंट्री है वो जो एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती रहे। लेकिन बच्चों कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, खासतौर पे डेवलपिंग कंट्री का। तो लेकिन बच्चों यहाँ पे हमें ये समझाने की कोशिश की गई है इस पूरे के पूरे में कि अगर आप कोई भी देश चाहता है कि डायनामिक ग्रोथ करना, उसकी जो ग्रोथ है वो रैपिड तरीके से हो, तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन आना पड़ेगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो क्लासिकल थ्योरी है उसका सपोर्ट किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो डेवलपिंग नेशन है हालांकि वो भी चाहेंगे कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो भी करें, लेकिन जो क्लासिकल थ्योरी है, जो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी है, वो ये नहीं कहती कि डेवलपिंग कंट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं कर सकती। वो कहती है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, जब एडवांटेज रिसोर्सेज हो जाए, तो वो भी अपने तरीके में बदलाव कर सकती है। यानी कि बेसिकली फंडामेंटल जो है इस पूरे के पूरे थ्योरी का या इंटरनेशनल ट्रेड का वो यही है कि कोई देश अगर अपना फ़ायदा दिखना चाहता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व रहना ही पड़ेगा और इंटरनेशनल ट्रेड करने से उसको कई सारे फ़ायदे होंगे, कई सारे एडवांटेज होंगे, जिसके बारे में हम आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों हाउएवर ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरी कैन बी एक्सटेंडेड टू दी इनकॉर्पोरेट चेंज इन दी फैक्टर सप्लाई, टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट बाय यूजिंग कंपैरेटिव स्टैटिक्स। तो जैसा कि हमने आपको बताया था बच्चों ऑलरेडी कि ऐसा नहीं है कि जो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की वो स्टैटिक है, वो भी उसमें भी डायनामिक है, चेंज हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी चेंज होती है। लेकिन कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ नेशंस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट डिटरमाइंड वंस एंड फॉर ऑल। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार जो पैटर्न डिसाइड हो गया कि वही रहेगा। अगर भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है गेहूं का तो वो गेहूं का एक्सपोर्ट करता रहेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि बट मस्ट बी आप कह सकते हो एक तरीके से चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कैपिटल है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट भी है जो कि डिफरेंट अर्थशास्त्रियों ने दी हुई है, जिसमें नकर्से के अकॉर्डिंग द एक्सपोर्ट सेक्टर वाज द लीडिंग सेक्टर दैट आप कह सकते हो एक तरीके से प्रोपोल्ड दिस इकोनॉमिक्स इनटू द रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि जैसे आप देखिए इंग्लैंड है,
इंग्लैंड जो है उसने अपनी सारी की सारी जो डेवलपमेंट है वो इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से ही पाई है। इंग्लैंड जो है उनमें ना आप कह सकते हो, ना तो ब्रिटेन में ना तो एक तरीके का आप कह सकते हो रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज है नहीं, चीज़ें उनके पास है नहीं, इसके बावजूद भी उनका जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो है हमारा ट्रेड रहा है, यानी कि उन्होंने ट्रेड के माध्यम से ही ग्रोथ किया है। दैट इज़ द इंटरनेशनल ट्रेड फंक्शन एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ, इसीलिए उसको कहा गया है कि एक तरीके का वो इंजन ऑफ ग्रोथ का काम करता है। तो जो सारा का सारा डेवलपमेंट आया है खासतौर पे 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, वो ट्रेड के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। इसके अलावा क्रेविस का मानना है कि जो ग्रोथ है 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन कंट्री की उन्होंने बात की, उसकी जो वजह है वो इंटरनल कंडीशंस है। हालांकि जो एक्सपोर्ट है या आप कह सकते हो ट्रेड है, उसने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, सपोर्टिव रोल प्ले किया है, लेकिन जो ग्रोथ आई है वो मोस्टली आई है इंटरनल फैक्टर की वजह से, लेकिन उन्होंने भी इसको इग्नोर नहीं कहा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हेबरलर या और अर्थशास्त्रियों ने इंटरनेशनल ट्रेड के कई सारे फायदे बताए, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि ट्रेड कैन बी लीड टू दी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अदरवाइज अनएम्प्लॉयड डोमेस्टिक रिसोर्सेज। देखिए एक देश, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कोयले का प्रचुर भंडार है। गल्फ कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर आप कह सकते हो एक तरीके से जो क्रूड ऑयल है उनका भंडार है। प्रकृति द्वारा अलग अलग देशों को अलग अलग फैक्टर के द्वारा रिच किया गया है। अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश जो है वो इस तरीके का है जिसमें मछलियों का प्रोडक्शन बहुत हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु, अलग अलग क्षेत्रों की जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अलग अलग हैं, और अगर एक देश ट्रेड नहीं करेगा तो वो इन रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर एक देश चाहता है कि अपने गिवन रिसोर्सेज जो कि प्रकृति द्वारा उनको दिए गए उनको यूटिलाइज करना, तो उसको ट्रेड के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा। दूसरा बच्चों आपको याद रखना है कि जो साइज ऑफ मार्केट है वो बड़ा करती है। देखिए अगर मान लीजिए अगर आप डोमेस्टिक लेवल पे ही प्रोडक्शन करोगे तो आप डेफिनेटली कम अमाउंट का प्रोडक्शन करोगे। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्शन करोगे तो आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के कई सारे फायदे होते हैं जिसको आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। लेबर इकोनॉमीज़ है, इसके अलावा मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल इकोनॉमीज़ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने इस इकोनॉमीज ऑफ स्केल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वो देख लीजिए। लेकिन बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो आपको पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम आएगी, लेबर डिवीजन पॉसिबल हो पाएगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व हो। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड का एक और फ़ायदा बताया है, वो ये है कि आपके पास न्यू आइडिया आएंगी, न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, ग्रोथ आएगी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी आएगी। देखिए विश्व जो है आज की डेट की बात करें तो ग्लोबल वर्ल्ड है। अमेरिका में जो हो रहा है या आप कह सकते हो जापान में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है उसका फ़ायदा चाहे अनचाहे इंडिया को भी मिलेगा, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व रहो। अगर कोई देश इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं रहता तो वो बिल्कुल भी ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकता है। तो ये भी बच्चों एक फ़ायदा बताया गया है। इसके अलावा ट्रेड ऑल्सो स्टिमुलेट एंड फैसिलिटेट दी इंटरनेशनल फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम डेवलप टू डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी कि डेवलप कंट्री के पास पैसा है, संपत्ति है, पूंजी है, उनको चाहिए अपॉर्चुनिटी जहां वो इन्वेस्टमेंट कर सके। डेवलपिंग कंट्री के पास अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में FDI आता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री जो है, इंडिया ही नहीं तमाम डेवलपिंग कंट्री के पास ज़्यादा फ्लो आता है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो फॉरेन कैपिटल जिनके पास है या जो इन्वेस्टर है वो ऐसे देश में आना चाहते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो, जहाँ पे लाभ की संभावना ज़्यादा हो। तो ये भी पॉसिबल तभी हो पाता है जब आप अपने इकोनॉमी को ओपन रखोगे। इसके अलावा न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो होते हैं वो मार्केट में आप आते हैं, डिफरेंट तरीके की चीज़ें आती हैं। आप मोबाइल फ़ोन देखिए, आप एयर कंडीशन देखिए, बहुत सारी चीज़ें इंडिया नहीं बना पाता था पहले, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हो पाती हैं। इसके अलावा जो एफिशिएंसी की रेट होती है, देखिए अगर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर कोई देश इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होगा, प्रोडक्शन यूज़ करेगा, तो बड़ी मात्रा में जो देश है उसका नुकसान ये होगा कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको एफिशिएंसी आएगी ही नहीं। भारत की जो कार है टाटा, वो बहुत सारे देशों में बिकती है, मारुति बहुत सारे देशों में बिकती है। इसके अलावा भारत की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे देशों में जाते हैं, तो कंपटीशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। तो ये सारे के सारे फायदे हैं जो हेबरलर के साथ अन्य अर्थशास्त्रियों ने बताई, लेकिन ऐसा भी नहीं है बच्चों कुछ लिमिटेशन ना हो। अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें, देखिए डेवलप कंट्री को फ़ायदा होता है, बिल्कुल हम समझ चुके हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जिस तरीके की सामान बेच
बेच रही होती है वो नॉर्मली प्राइमरी प्रोडक्ट बेच रही होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रही होती है, रॉ मटेरियल बेच रही होती है, एक्सपोर्ट कर रही होती है, और इनकी जो डिमांड होती है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, वो लेस देन 1 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी गुड्स की डिमांड उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती जिस प्रोपोर्शन में जो डेवलप्ड कंट्री है उन लोगों की इनकम बढ़ती है। तो इसकी क्या क्या वजह है बच्चों? एक तो हमने आपको बताया कि नॉर्मली जो डेवलपिंग कंट्री है वो रॉ मटेरियल बेच रही होती है, और इसके बारे में हमने आपको बताया क्या वजह है कि उसकी जो डिमांड है वो बहुत ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी होती है वो धीरे धीरे करके रॉ मटेरियल का सब्स्टिट्यूट पैदा कर देती है। एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी आएगी तो आपको कम रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, और ऐसा ही रॉ मटेरियल जो है वो डेवलपिंग कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनपुट की ज़रूरत कम पड़ती है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट होता है। और आपको मैं बताना चाहूँगा बच्चों कि वर्तमान में जो सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा ग्रोथ किया है, और सर्विस सेक्टर में किसी भी तरीके के रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है। इसी वजह से जो डेवलप्ड कंट्री है उनका ग्रोथ तो हुआ है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री का ग्रोथ बिल्कुल डेवलप कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। आप कह सकते हो डेवलप कंट्री ग्रोथ करेगी तो डेवलपिंग कंट्री ग्रोथ कर रही है, और डेवलपिंग कंट्री जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे अपना आप कह सकते एक तरीके से फ्री नहीं हो पा रही है बच्चों। सर्विस इसके अलावा डेवलपिंग कंट्री जो है आर इम्पोजिंग ट्रेड बैरियर्स वाइल इट्स प्रीवियस सेंचुरी कॉलोनीज कुड नॉट इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। तो यहाँ पे आपको ये भी समझने कि जो डेवलपमेंट कंट्री है वो कई तरीके के ट्रेड बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सब्सिडाइज करते हैं वो। आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे हैं, WTO के जो प्रोविज़न हम आपको कराएंगे उसमें कई सारे प्रोविज़न इस तरीके के हैं जो डेवलपिंग कंट्री के खिलाफ जाते हैं। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्री बिलीव दे ट्रेड बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में मैक्सिमाइज वेलफेयर इन शॉर्ट रन, ये मैनी नहीं होगा, में होगा, ठीक है, में मैक्सिमाइज वेलफेयर इन शॉर्ट रन बट मे प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग द डायनेमिक बेनिफिट इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द लॉन्ग रन। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उनका मानना है कि जो इस तरीके का जो ट्रेड है जिसमें आप फ्री ट्रेड कर रहे हो वो शॉर्ट रन में तो बेनिफिट क्रिएट करता है, लेकिन लॉन्ग रन में आपको इंडिपेंडेंट होना है। कब तक आप दूसरों से सामान खरीदते रहोगे, इसके लिए प्रोडक्शन जरूरी है। यानी कि ऐसे बात कही जाती है कि शॉर्ट रन में ही आप ये कर सकते हो, लॉन्ग रन में आपको नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ेगी, और आपको एडवांटेज अगर उठाना है तो आपको धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्री को ही फोकस करना पड़ेगा। विद इंक्रीज पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो आपके पास सामान बचेगा ही नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो बच्चों ये सारी की सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में हमने आपको ऑलरेडी कई सारे बेनिफिट के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर बच्चों एक टॉपिक और जोड़ा गया है जिसमें ये बताया गया है कि इंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी जो रोमर और लुकास की है, हालांकि ये थ्योरी ग्रोथ मॉडल पे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे बता देते हैं कि उन्होंने माना कि जो इंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल जो है वो बताता है कि अगर आप ट्रेड में जितना कम बैरियर लगा के रखोगे उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा इवन इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो जो लुकास और आप कह सकते एक तरीके से रोमर की जो थ्योरी है वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप जितना कम ट्रेड बैरियर लगाओगे उतना ही फ़ायदा होगा डेवलपमेंट को। तो क्यों फ़ायदा होगा? अलाउइंग डेवलपिंग नेशंस टू एब्जॉर्ब दी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन एडवांस नेशन, ठीक है, तो ये एक वजह है। इसके अलावा इंक्रीजिंग दी बेनिफिट दैट फ्लो फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी बातें बच्चों हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। प्रमोटिंग लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, रिडक्शन प्राइस डिस्ट्रक्शंस, इंक्रीजिंग ग्रेटर स्पेशलाइजेशन एंड मोर एफिशिएंसी इन दी प्रोडक्शन ऑफ रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो बच्चों कहने का सिंपल मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे टॉपिक में आपको ये बताना है कि आखिरकार इंटरनेशनल ट्रेड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए हमने ये टॉपिक कराया है। तो ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है ये आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में भी मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी ये चैप्टर पे हम और आगे कंटिन्यू करेंगे और वो सारी की सारी वीडियो आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।